नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। इसी सीरीज में आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स और हमारी पोल साइंस भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैथ वर्क हम पहले कर चुके हैं। इट मीन्स हमारा ये जो मिशन था 95 प्लस का 90 प्लस का वो कंप्लीट होने को है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 2 दिन में कुछ इस तरीके से रिवीजन करेंगे इस रिवीजन बैच के थ्रू कि 2 दिन में भी हम अपनी कंप्लीट सोशल साइंस को रिवाइज कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपका साथ मिल रहा है, उससे हमें थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। आज हम बात करेंगे निर्धनता की। निर्धनता मतलब चैप्टर समझने में हमारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और हम अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से नहीं है तो भी हमने आसपास निर्धनता को देखा है। आसपास निर्धनता आम तौर पे दिखाई दे जाती है। हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ पर लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, यानी जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है, जिन्हें टेंशन रहती है सुबह उठने के बाद, शाम की टेंशन होती है कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को सोते वक्त सुबह की टेंशन होती है। पिछले दिनों मैं एक बुजुर्ग को मिला था या देखा था मैंने, जो कि रिक्शा चला रहा था और उनके पैर में चोट लगी हुई थी, पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, उत्सुकतावश पूछ लिया, कुछ देर तक मैं उनको देखता रहा। उसके बाद पूछ लिया कि बाबूजी आपके पैर में चोट लगी हुई है तो रिक्शा कैसे चला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बिटुआ रिक्शा पैर से नहीं चलता, पेट से चलता है। पेट में भूख लगती है ना, चलाना पड़ रहा है। घर में भी बहुत सारे और मेंबर्स हैं, चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बड़े बुरे हालात होते हैं निर्धनता के। और निर्धनता हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक चुनौती है। निर्धनता क्या है? जब 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होना मुश्किल हो जाए, वो निर्धनता है। निर्धनता वो है जब घर के लिए, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए छत का जुगाड़ ठीक से ना हो, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, जो हम सीधी लैंग्वेज में कहते हैं, जब उसका बंदोबस्त होने में भी परेशानी आए, कठिनाई आए, तो उसे हम निर्धनता कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे निर्धनता क्या है, कितने प्रकार की होती है, या क्या कारण होते हैं, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में रहने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट में जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बनेंगे। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, निर्धनता किसे कहते हैं? कि ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान, सीधी भाषा में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत सुविधाएं पूरी न कर पाए, तो उसे हम निर्धनता कहेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि वो तो बहुत ज़रूरी हो गई ना, जीने के लिए ज़रूरी है, वो आवश्यकताएं अगर पूरी ना कर पाए तो उसे हम निर्धनता कहेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में निर्धनता का कोई एक कारण बताइए। बहुत सारे कारण है, एक कारण लिखना है, अशिक्षा, संसाधनों का असमान बंटवारा, जनसंख्या वृद्धि, बड़े परिवार, खराब स्वास्थ्य, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा अशिक्षा एक बड़ा कारण है भारत में निर्धनता का, गरीबी का। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता में जीवन यापन कर रही है? तो ये हमारे बुक में, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है भी, उसमें 2000 के अकॉर्डिंग डेटा दिए गए। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 26% समझते हो कितने हो जाते हैं? 30 करोड़ के आसपास। 30 करोड़ मतलब जितनी जनसंख्या यूएसए की है, अमेरिका की है, उतने यहाँ तो हमारे यहाँ पे गरीब रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। इनको बुलेट नहीं चाहिए, जो बुलेट ट्रेन की बात करें उसकी ज़रूरत नहीं है, इनको 5G की ज़रूरत नहीं है, इनको सबसे पहले पेट भरने के लिए खाना चाहिए। तो हमें प्राथमिकता की अगर बात करें तो सबसे पहले सरकार की या फिर हम सब की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि गरीबी को हम अपने देश से बाहर निकालें। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा 1 मार्क्स में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है कि विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक निर्धनता क्या है? तो यहाँ पर हम लेटेस्ट लेंगे 2020 के अकॉर्डिंग, प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर गुजारा करने वाले कोई भी व्यक्ति है, उसको निर्धन कहा जाएगा। यानी कि विश्व बैंक के अनुसार पैमाना ये है, आपकी बुक में कुछ में $1 दिया गया,
कुछ में $1.25 दिया गया, $1.25 से कम गुजारा करने वाले, कम पर गुजारा करने वाले को निर्धन माना जाता है। लेकिन जो अभी की करंट की परिभाषा है उसके अनुसार प्रतिदिन $1.90 से कम पर गुजारा करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है विश्व बैंक के अनुसार। 1.90 लगभग $2 के आसपास लगा लीजिए। $2 का मतलब लगभग 140 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 140 से कम में गुजारा कर रहा है प्रतिदिन, विश्व बैंक ये मानता है कि वो निर्धन है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, 140 में तो पूरा परिवार गुजारा करता है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन बनता है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, सर्वे वाले आपके घर जरूर आए होंगे ना। तो वो निर्धनता रेखा क्या है? क्या एक ऐसी निर्धारित आय रेखा जो न्यूनतम मासिक आय वाले व्यक्तियों की पहचान करवाती है, उसे निर्धनता रेखा कहते हैं। यानी कि एक रेखा मान ली जाती है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं कि इतने रुपए कमाते हैं, उससे ऊपर वाले को एपीएल माना जाता है, अबोव पॉवर्टी लाइन, और उससे नीचे वालों को बीपीएल माना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, तो वो निर्धनता रेखा है। तो निर्धनता रेखा मतलब एक ऐसी आय रेखा है जो न्यूनतम मासिक आय वाले व्यक्तियों की पहचान करवाती है कि उससे नीचे वाले व्यक्ति हैं उनको निर्धन माना जाएगा, और उनके लिए सरकार विशेष प्रकार की योजनाएं लेके आती है। तो ये निर्धनता रेखा होती है। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जाति की कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं? तो अनुसूचित जनजाति की एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की 51%, अनुसूचित जनजाति के 51% लोग हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, यानी कि 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की, तो एससी शेड्यूल कास्ट के 43% जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2000 और 2001 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा और बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो 2000 और 2001 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में 47% और बिहार में लगभग 42% लोग थे जो निर्धनता रेखा से नीचे थे। यानी सबसे गरीब या सबसे निर्धन 2 राज्यों की बात की जाए तो वो उड़ीसा और बिहार है। हालांकि अभी 2020 के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताना है, 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे निर्धन राज्य में अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुका है। ओके, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग रहना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहना है। तो सबसे 2 निर्धन जो राज्य हैं वो है उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा में 47% बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि बिहार में 42% लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं। 8th हमारा क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। शायद शहर में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको इतना अच्छे से पता नहीं होगा, गांव वालों को पता है, नरेगा योजनाएं चलती है। नरेगा को एमजी नरेगा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, ये पूछा गया। तो ये 2005 में पारित किया गया था। कई बार सीधा नरेगा से ही पूछा जाता है, नरेगा कब पारित किया गया था? तो नरेगा है ये 2005 में पारित किया गया था। क्या है ये, आगे हम बात करने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। उसके बाद 9th जो हमारा क्वेश्चन बनता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम थे। ये दोनों ही जो प्रोग्राम थे, दोनों ही प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे। इसका उद्देश्य था ग्रामीण आ रहा ना, ग्रामीण रोजगार, की गांव के लोगों को रोजगार दिया जाए, और इसका था कि गांव के लोगों को काम दिया जाए और उसके बदले अनाज दिया जाए। तो दोनों ही कार्यक्रमों का उद्देश्य था निर्धनता को कम किया जाए, निर्धनता को रोका जाए। तो इन दोनों कार्यक्रमों से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च हुए, कब इनको लागू किया गया, कब इनकी शुरुआत हुई। तो जो नरेगा है वो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम है वो 2004 में सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उसके बाद 10th जो हमारा क्वेश्चन बनता है, 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ इस चैप्टर से कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो देखिए, 2 तरीके से निर्धनता को मापा जाता है। एक तो आय के आधार पर, और दूसरा होता है ऊर्जा के आधार पर, यानी कि उनको कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उस बेस पर जो मापा जाता है तो उसमें क्राइटेरिया सेट किया गया है कि गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, जिससे उन्हें 2400 कैलोरी मिलती है, उतना भोजन उनको मिलना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। तो इसमें याद रखिए कि गाँव वालों को ज़्यादा जो कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़्यादा शारीरिक बल वाला, मेहनत वाला काम करते हैं, जबकि शहर में शारीरिक बल की कम आवश्यकता होती है। तो इसलिए गांव में 2400 कैलोरी, जबकि शहर में 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ये एक पैमाना निश्चित किया गया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी को 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब वो निर्धनता रेखा में आएगा। शहर में 2100 कम आ रहा है
तो निर्धनता रेखा में आएगा। तो ये एक पैमाना है, यानी भोजन के आधार पर भी निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद 11वां जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, 2000 के अनुसार, वर्ष 2000 के अनुसार भारत में सबसे कम निर्धनता अनुपात किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में था 3.2%, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद 5% के आसपास रहता है, वो है गोवा में। भारत के अगर 5 सबसे कम निर्धन राज्यों की बात की जाए तो उनमें जम्मू कश्मीर शामिल है, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा, पंजाब, हरियाणा, ये उन राज्यों में शामिल है जो कि अपेक्षाकृत विकसित है, जहां पर निर्धनता का अनुपात कम है। उसके बाद 12वां हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्धनता पाई जाती है? तो 2 राज्य हैं यहाँ पर, उड़ीसा में सर्वाधिक है, उसके बाद बिहार, यानी कि ये 2 भारत के सबसे निर्धन राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ, जो इस चैप्टर से बनेगा 1 मार्क्स में, कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? ये शायद लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, कि निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में करना चाहो तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है। कितने वर्ष के बाद? हर 5 वर्ष के बाद वो डिसाइड करता है कि क्या मानदंड रखा जाए और कितने लोग निर्धनता रेखा से नीचे है। तो ये NSSO का काम होता है। उसके बाद 14वां जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में, जो इस चैप्टर से बहुत बार रिपीट हुआ है, नरेगा एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम कितने दिन रोजगार की गारंटी देता है? नरेगा, जिसकी हमने बात की थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है, वो एक वर्ष में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के काम की गारंटी देता है। यानी कि इस योजना के तहत जो निर्धनता रेखा से नीचे परिवार रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उस परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का काम देती है सरकार। अगर काम ना दिया जाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी कि घर बैठे उसको पैसे दिए जाएंगे। सरकार ने गारंटी दे रखी है कि 100 दिन काम हम देंगे। तो ये कार्यक्रम है नरेगा, और उसके तहत 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है, 100 डेज इन अ ईयर। 15 जो क्वेश्चन बनता है हमारा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति माह से कम आय वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? यानी कि ये आय के आधार पे है कि अगर इतने रुपए कमा लेता है तो उसको निर्धन नहीं माना जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2021 के अनुसार जो नीति आयोग है, अभी योजना आयोग का नाम नीति आयोग है, तो नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1059 रुपये निश्चित किए गए, निर्धारित किए गए, जबकि शहरी क्षेत्र में 1286 रुपये। ओके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति 1059 रुपये प्रति माह कमा रहा है, इसका मतलब वो निर्धन नहीं है। अगर वो 1058 कमा रहा है तो वो निर्धन माना जाएगा। ओके, यानी कि 1000 रुपये में उसको गुजारा करना है। अगर 1100 भी कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है। जबकि शहरी क्षेत्र में 1286 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किए गए। तो लगभग आप 1300 रुपये लगा लीजिए। अगर किसी परिवार में 5 सदस्यों का परिवार है और उसमें 5 मेंबर हैं, एक कमाने वाला है, और अगर एक कमाने वाला अगर 6500 रुपये कमा रहा है महीने के, तो सरकार कहती है कि भाई तू निर्धन नहीं है, तू गरीब नहीं है, तेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, कोई इसी टाइप के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है अभी का। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो योजना आयोग है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1059 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1286 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। उस तक की अगर कोई आय करता है, उससे नीचे है तो उसको निर्धन माना जाएगा, उससे ऊपर है तो उसको निर्धन नहीं माना जाएगा। तो ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। ये हमारे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, आपके रिपीट होते रहे और इस बार भी पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में रहता है, सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्धनों में भी निर्धन कौन है और क्यों? ये अगर आपने हेल्प बुक में पढ़ा तो ज़्यादातर हेल्प बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है। निर्धनों में भी निर्धन। ओके, निर्धन कौन है? निर्धन की अगर बात करें तो निर्धन में आ जाते हैं SC ST, जो कृषक मजदूर हैं, जो शहरी निर्माण मजदूर हैं, तो जो शहरी अनियमित मजदूर है और जो कृषक मजदूर है वो, और SC और ST, ये 4 समूह आ जाते हैं जो निर्धन है। ओके, निर्धन कौन कौन आ गए? SC ST, खेतीहर मजदूर और शहरी अनियमित मजदूर है, वो निर्धन है। अब उन निर्धनों में भी निर्धन कौन है ये हमें बताना और क्यों है। तो महिलाएं, बच्चे, बच्चों में से विशेषकर लड़कियां और वृद्ध हैं, वो निर्धनों में भी निर्धन आते हैं। ओके, क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी अपनी आय का कोई स्रोत नहीं होता और ये अपनी आवश्यकताओं के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, यानी कि निर्धनता रेखा है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि इससे ऊपर वाले को हम निर्धन नहीं मानेंगे, इससे नीचे वाले को निर्धन मानेंगे, गरीब मानेंगे। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है ये हमें बताना है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जब आकलन किया जाता है, कौन करता है? NSSO। ओके, तो आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जैसे खाद्य, कपड़ा, जूते, ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। यानी कि ये चीज़ देखा जाता है कि एक व्यक्ति का कितना भोजन चाहिए, उसको कितनी गेहूं चाहिए, कितना उसको कपड़ा चाहिए, कितने जूते का खर्चा हो सकता है, कितना ईंधन का खर्चा हो सकता है, कितना शिक्षा का, चिकित्सा खर्चा हो सकता है। तो वो सब कुछ जोड़ लिया जाता है, रुपए में बदला जाता है, जोड़ लिया जाता है और फिर उसके बेस पर निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। कि जैसे 1059 रुपये है तो उन्होंने हिसाब लगाया होगा कि 1059 रुपये में एक व्यक्ति का गुजारा हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, 1286 में गुजारा हो सकता है शहरी क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। यानी कि ये नहीं कि ऐसे ही चलो 1286 डन, ऐसा नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं डिसाइड करते, वो इनके बेस पर डिसाइड करते कि उस वक्त रेट क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या रेट है, कैसे उसका गुजारा होगा। तो ये ध्यान रखा जाता है। पहली चीज़ तो हमें ये बताना है कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य, कपड़ा, जूतों, ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। और 2 तरीके से निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। पहला तो आय के आधार पर। आय के आधार पर यह कि वर्तमान में 2021 की बात करें तो नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1059 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्र के लिए 1286 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का निर्धारण किया गया। अगर इनसे कम आय है तो उसको निर्धन माना जाएगा। दूसरा, भोजन की आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी भोजन जो है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन है वो निर्धारित किया गया। यानी कि इससे कम अगर भोजन प्राप्त करें तो उसको निर्धन माना जाएगा। तो ये निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है और इसके 2 तरीके अपनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी नहीं बहुत बार रिपीट हो चुका है कि 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी हमें बताना है कि 1973 के बाद निर्धनता ऊपर गई या नीचे गई, या ऊपर गई या नीचे गई, क्या हुआ है ये हमें बताना है। तो 1973 में भारत में निर्धनता वर्ष 1973 में लगभग 55% थी। यानी कि हमारे देश की आधी दुनिया जो थी, आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो गरीबी रेखा से नीचे थी 1973 में। 1993 में घटकर 36% रह गई। थोड़ी सी राहत की सांस मिली हमें, थोड़ी सी राहत की सांस आई हमें, क्योंकि ये घटकर 36% रह गई। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात 2000 में और कम होकर के 26% तक आ गया। यानी कि लगातार गरीबी में कमी आई है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अगले कुछ वर्ष है उसमें 15% से नीचे भी आ सकती है। यानी कि यही अगर ट्रेंड जारी रहता है तो ये प्रवृत्तियां हमें लिखनी है कि 1973 में कितनी थी 55%, 1993 में कितनी थी 36%, 2000 में घट गई 26%। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गरीबी रेखा उसमें कमी आ रही है और आने वाले वर्षों में ये और कम होने की संभावना ही रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा रहेगा 3 मार्क्स में। 4th क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का विवरण प्रस्तुत करें। कि भारत में जो निर्धनता है लगभग 26%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में 26% है, कुछ राज्यों में कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो वो हमें बताना है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में गरीबी का स्तर अलग अलग है। भारत में 26% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिहार में 42%, उड़ीसा में 47% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं 2000 के अनुसार। ओके, गोवा, पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है। यानी कि इन राज्यों में गरीबी कम है। गोवा में केवल 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे, जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यूपी, ये वो 5 राज्य है जिसमें निर्धनता सर्वाधिक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या चीज़ बतानी, हमें अंतर्राज्यीय असमानताएं बताने कि गरीबी का जो 26% है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में ही 26% है। कुछ राज्य हैं जिनमें 26% से अबोव है, कुछ राज्य जिसमें 26% से नीचे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, जिसको MG नरेगा भी बोला जाता है,
जिसको मनरेगा भी बोला जाता है, इसकी विशेषताएं बतानी है। ओके, तो जैसे ज़्यादातर विशेषताएं हमें लिखनी है ना, इस नाम से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय मतलब ये पूरे देश के लिए योजनाएं लागू की गई है। किसके लिए लागू की है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू की है। क्या किया जाता है? इसमें रोजगार दिया जाता है। 3 चीज़ें तो इससे ही निकल गई ना। कब लागू की गई? 2005 में लागू की गई। उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना है। भाई एक लाइन से ही सब कुछ निकल गया हमारा। 5 पॉइंट्स 3 मार्क्स लेने तो आप इसी नाम से ही अपने पॉइंट्स बना सकते हो। चलिए हम टेक्निकल तरीके से लिखते हैं कि यह योजना देश के अति निर्धन जिलों में लागू की गई है। पहली चीज़, कहाँ लागू की है? देश के अति निर्धन जिलों के ग्रामीण क्षेत्र है उसमें यह लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लागू की है? निर्धनता को कम करना। क्या किया जाता है इस योजना में? गांव के हर परिवार के एक व्यक्ति को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है कि 100 दिन का काम हम देंगे। ओके, इसमें 1/3 कार्य वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि उसमें से 1/3 जो कार्य है वो केवल महिलाओं को दिया जाता है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर। अगर सरकार काम देने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यानी कि 100 दिन का उनको वेतन मिलेगा अगर काम ना दे पाई सरकार तो ये है मनरेगा, नरेगा या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? जो अति निर्धन जिले हैं देश के, उनमें लागू की गई थी। उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना। और इसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। 33% जो कार्य है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। सरकार अगर 100 दिन का काम नहीं देगी तो बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के, यानी कि 3 अंकों के इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लास्ट सेगमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ से भी बहुत बार आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं मोटे तौर पर, जो रिपीट होते रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? हम विकसित देशों में कहीं नहीं ठहरते। हम कहने को विकासशील देश है, लेकिन हिसाब लगा लीजिए आप कि 30 करोड़ लोग, अमेरिका के बराबर की जनसंख्या, अगर यहाँ पर 2 वक्त का जिसको खाना नहीं मिल पा रहा तो हमारे हालात क्या है? हम आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए देशों में शामिल हैं। ओके, तो उसके कारण क्या ये हमें बताना। तो पहला, उपनिवेशिक शोषण। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, यानी कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। उस दौरान ब्रिटिश जो सरकार थी उसका मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस था भारत के संसाधनों का उपयोग करना, भारत के संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना। तो उन्होंने इस प्रकार का कोई विशेष तौर पर प्रोग्राम लॉन्च थोड़ी किया था कि वो ऐसे तो आए नहीं थे कि चलो हम भलाई करने के लिए आए, यहाँ पे विकास किया जाए। तो उन्होंने इस प्रकार का कुछ कार्य नहीं किया। तो उसके कारण हम उन 200 वर्षों में काफ़ी पिछड़ गए थे। तो पहला जो हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है कि हम उस 200 वर्ष का जो उपनिवेशी काल था उस दौरान हमारा शोषण किया गया। यहाँ पर ना तो परिवहन की व्यवस्था की गई, ना ही उद्योगों का विकास हो पाया, बल्कि जो उद्योग थे वो चौपट हो चुके थे। तो उसके कारण हम आर्थिक तौर पर पीछे रह गए काफ़ी ज़्यादा। तो एक कारण ये बनता है। दूसरा, औद्योगिक पिछड़ापन की आज़ादी से पहले भी हमारे यहाँ पे उद्योग नहीं थे। कच्चा माल बाहर जाता था और तैयार माल यहाँ आता था। आज़ादी के बाद भी अभी तक हमारे जो उद्योग है उन्होंने गति नहीं पकड़ी है, रफ्तार नहीं पकड़ी है, वो वहीं पे रुके हुए हैं। इसके कारण भी हम अभी तक उतने आगे नहीं जा पाए जितना आगे हमें होना चाहिए था। तीसरा, निरक्षरता एक बड़ी चुनौती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 74% लोग पढ़े लिखे हैं। अब इस 74% लोग में वो भी हैं जिनको, आप सभी को पता है, जो 8वीं तक इसलिए पहुंच गए कि जिनको फेल नहीं किया जा सकता। पता ना आपको, 9th में काफ़ी सारे बच्चे होंगे, पता होगा, वो भी शामिल है। जिन्होंने 5वीं पास है वो भी शामिल है। तो सोचिए कि ये कितना देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, कितना पॉजिटिव तरीके से कितना पॉजिटिव तरीके से वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्वालिटी अगर एजुकेशन की बात करें तो 25% ही होगी। तो जो निरक्षरता है उसके कारण भी हम पॉजिटिव तरीके से अपने मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है भारत के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का, क्योंकि काम अगर दिया जाए तो क्या काम दिया जाए जो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर अगर दूसरा ये कि वो अपना खुद का रोजगार है वो चलाने के लिए भी वो इंटेंशन नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा कारण है भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का। उसके बाद है कृषि का पिछड़ापन। भारत का लगभग 60% जो जनसंख्या है, 60%, वो कृषि से जुड़ी हुई है। और कृषि हमारी बीमार है। कृषि है, उसकी हालात ख़राब हैं, और उसका व्यवसायीकरण अगर ना किया जाएगा तो क्या होना है, नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी जो कृषि है वो जीविका निर्वाह कृषि है, जहाँ से जीवन यापन किया जाता है। उसके कारण वो 60% जो लोग लगे हुए हैं वो अपना जीवन यापन ही कर पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक कारण ये भी, अगर कृषि का ठीक से विकास हो जाए
तो शायद बहुत सारे लोग हैं वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद 5वां जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि। बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे यहाँ पे विकास तो हो रहा है, लेकिन वो विकास दिखता नहीं। आपने देखा होगा, दिल्ली की बात कीजिए, इतना सारा विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, बहुत सारा विकास हुआ है। हर रोड के ऊपर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि 3 बसेस लगा दी जाए, यूएसए से ज़्यादा विकास करें, लेकिन सवारियां हैं वो हर वर्ष 6 बसों की बढ़ जाती है। भाई कितना का विकास किया जाए। स्कूल बहुत बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बन रहे हैं, लेकिन व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्या है वो सारे विकास को खा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि है वो भी हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। अगर हमारी भी जनसंख्या यूएसए के जितनी होती, शायद हम भी विकसित देशों में आते, बहुत आगे होते, बहुत एडवांस होते, सरकार भी ठीक से फोकस कर पाती। तो जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक बड़ा कारण है हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का। तो ये 5 कारण होते हैं: औपनिवेशिक शोषण, औद्योगिक पिछड़ापन यानी कि उद्योगों का कम विकास, निरक्षरता यानी अनपढ़ता, कृषि का पिछड़ापन और जनसंख्या वृद्धि, तेज वृद्धि हो रही है, उसके कारण हम आर्थिक तौर पर पीछे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 5 मार्क्स में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ वो क्वेश्चन यही है। निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि जनसंख्या हमारी 121 करोड़ के आसपास थी 2011 में। अब हम 130 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, 130 करोड़, और जो तीसरे नंबर पे हमारे बाद जो देश आता है उसकी 30 करोड़ है। 100 करोड़ का डिफरेंस है भाई, बहुत आगे जा रहे हैं हम तो इसके कारण जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं, समस्याएं वो बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर बड़ी समस्या इसलिए भी है कि हमारे यहाँ पे ना औद्योगिक विकास है, ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही अवेयरनेस है, उतने तरीके से विकसित नहीं है जितने तरीके से होनी चाहिए। दूसरा जो निर्धनता का कारण है, इसमें जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ परिवार का बड़ा आकार, कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसमें बड़ा योगदान है परिवार का बड़ा आकार। आमतौर पे निरक्षर लोग या कहीं कहीं ये माना जाता है कि ज़्यादा बड़ा परिवार मतलब ज़्यादा कमाने वाले। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा बड़ा परिवार मतलब ज़्यादा पेट यानी ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा खर्चे, यानी कि हम ज़्यादा बच्चे अगर परिवार में हैं, इट मीन्स दैट हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे? हम उनको गरीबी देंगे, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि हमारे यहाँ पे निर्धनता है वो कम नहीं हो पा रही है। उसके बाद दूसरा है भूमि का असमान वितरण। भूमि है आमतौर पे एक तरीका जरिया होता है जिससे अपना गुजारा एटलीस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भूमि है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भूमि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कारण भी भूमि या अन्य संसाधन उनका असमान वितरण जो है उसके कारण भी गरीबी में, भारत में निर्धनता में वृद्धि हुई है। तीसरा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी, गरीबी से कैसे निकला जाए? आय बढ़ाई जाए। आय कैसे बढ़ेगी? जब रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोज़गार उतना है नहीं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ साथ औद्योगिकरण का अभाव है, भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया जिसके कारण भी रोज़गार का विकास नहीं हो पाया है, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है भारत में निर्धनता का। 5वां कारण है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण ना तो वो स्वरोजगार कर पाते हैं, ना ही इस तरीके से वो सोच पाते हैं कि बड़ा परिवार है वो समस्या खुद के लिए, ना ही वो किसी तरीके से किसी अच्छे रोजगार के लिए प्रयास कर पाते हैं या फिर वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अशिक्षा या जो निरक्षरता है उसके कारण भी भारत में निर्धनता अधिक है। उसके बाद कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत के लगभग 60% लोग, जो ऊपर बात की थी, वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि में इतने सारे लोगों की गुंजाइश नहीं है कि उनको रोजगार दे पाए, अच्छा जीवन दे पाए। यहाँ पे केवल 30% लोगों की आवश्यकता है भारत में कृषि में। ये जो 30% एक्स्ट्रा है उनका क्या? उनकी इनकम कम है, इनकम कम है तो निर्धनता में आते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है भारत में निर्धनता का। तो ये 6 कारण होते हैं: जनसंख्या वृद्धि, भूमि का असमान वितरण, बेरोजगारी, औद्योगिकरण का अभाव, अशिक्षा और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, निर्धनता दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाव हमें देने हैं, कुछ सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे पहला है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या वृद्धि है वो सारी जो समस्या है, चाहे वो प्रदूषण की समस्या है, अपराध की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, भीड़ की समस्या है, सारी समस्याओं की जड़ है वो जनसंख्या वृद्धि है।
हालांकि हम 1973 से प्रयास करते आ रहे हैं, 1973 से हमने नारा दिया था, 1973-74 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उसके साथ साथ एक नारा दिया था हम दो हमारे दो। हमने उस नारे को सीरियसली कितना लिया ये मैंने लास्ट ईयर देखा था। रेड लाइट पे ओला उबेर में था आई थिंक सो, तो वहाँ पे साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था हम दो हमारे दो, और उसके नीचे लिखा हुआ था चिंकी पिंकी मोनू सोनू ते अन्नू दी गड्डी। भाई 5 के नाम थे, एक आध भूल भी गया होगा, देखो कितना सीरियसली लिया हुआ है। तो ये जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण हमारे यहाँ पे सारी समस्याएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। नियंत्रण के लिए ज़रूरी है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होगा तो हर कोई व्यक्ति समझेगा। आपने देखा होगा शहरों में, ज़्यादातर शहरों में जो होते हैं या जहाँ पर शिक्षा का प्रसार होता है वहाँ पर जो परिवारों का आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि बेहतर जीवन जीना है तो छोटा परिवार ही बेहतर है। दूसरा ये कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, इससे भी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। लघु उद्योग मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका विकास किया जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और कुटीर उद्योग जिसमें घर के सदस्य मिलकर के ही काम धंधा चला सकते हैं। तो ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सस्ते ऋण दिए जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा, रोजगार सृजन की सरकार को प्रयास करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, तो इससे भी एटलीस्ट शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की समस्या उसको दूर किया जा सकेगा और इससे भी निर्धनता कम होगी। चौथा, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए। 60% लोग लगे हुए नहीं, वो एक तरीके से जो हमारी रेलगाड़ी होती है, जाती है ना रेलगाड़ी जो लोकल जाती है, लटके होते हैं, तो इसमें 30% के आसपास लोग लटके हुए हैं। वो लटके हुए लोग कब एडजस्ट होंगे? जब इस गाड़ी में और डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे, जब कृषि का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जब कृषि को मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, आय भी बढ़ेगी। इससे भी निर्धनता को कम किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर। पांचवा है व्यावसायिक शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? BA कर ली, MA कर ली, +2 कर ली, आता क्या है? बुक पढ़ना आता है। काम धंधा सीखे नहीं सीखे, लाइन में खड़े हो गए, हमें रोजगार तो क्या दें? घंटा दें, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए किया ये जाए कि शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय को जोड़ा जाए। 6th क्लास से हमें व्यावसायिक शिक्षा साथ दी जाए, ताकि हम साथ ही साथ कुछ काम धंधा करना सीखें। और ये नहीं कि +2 की या ग्रेजुएशन की और उसके बाद सीधा जा करके हम लाइन में लग जाएं, नहीं, अपना धंधा कर पाएंगे हम। तो ये भी एक उपाय है जिससे निर्धनता को कम किया जा सकता है। तो ये बनते हैं हमारे क्वेश्चन, निर्धनता एक चुनौती में से। यही क्वेश्चंस कर लीजिएगा और कुछ दाएं बाएं इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अगर कर लोगे तो भी आपके 95+ ईजिली ले पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है या फिर पब्लिश हो गई आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर पब्लिश होते ही लिंक दे दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिश करने का मूड नहीं होता कि चलिए नेक्स्ट वीक पब्लिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर 1 वीक पहले ही लिंक शेयर कर दिया जाता है अनलिस्टेड का। तो इसके लिए आपको वीडियो एक्सेस करने में आसानी होती है। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाओगे। आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी, हमारा ये रिवीजन बैच अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।